हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। जिबरेलिन के बारे में हम पढ़ेंगे, बायोसिंथेसिस ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन के बारे में ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने आपको डिस्कवरी और जो है क्लासिफिकेशन पढ़ाई है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ जिबरेलिन, मतलब कि जिबरेलिन को बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। जिबरेलिन हम जानते हैं प्लांट हार्मोन है। ये सिंथेसाइज्ड किया जाता है प्राइमरीली कहाँ पर, एपिकल टिश्यू एंड यंग लीव्स ऑफ प्लांट के एपिकल टिश्यू और यंग लीव्स में इनको बनाया जाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ जिबरेलिन जो है ये कहाँ मिलते हैं, इमेच्योर सीड में और डेवलपिंग फ्रूट्स में। जिबरेलिन आर सिंथेसाइज बाय कंडेंसेशन ऑफ 4 आइसोप्रिनोइड सब यूनिट। बेसिकली कैसे बनता है जिबरेलिन, जो 4 आइसोप्रिनोइड सब यूनिट से मिलके जो ये बना है। 4 आइसोप्रिनोइड सब यूनिट के कंडेंसेशन से जिबरेलिन को बनाया जाता है। द बेसिक बायोलॉजिकल आइसोप्रिन यूनिट इज आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। यहाँ पर जो आइसोप्रीन यूनिट जिसका कंडेंसेशन किया जाता है वो बेसिकली होता है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। पायरो का मतलब होता है 2, या आप डाइफॉस्फेट भी बोल सकते हो। पायरोफॉस्फेट आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ आईपीपी, जो आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट है, उनके कंडेंसेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, 20 कार्बन ऑफ जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट फॉर्म होता है। नाउ ये जो जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट है ये एक्ट करते हैं बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ जिबरेलिन। हम जानते हैं ये टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनोइड एसिड होता है जिनमें 4 आइसोप्रीन के रिंग प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जिबरेलिन को बनाया जाता है किस तरीके से, आइसोप्रीन यूनिट जिसको आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट कहा जाता है उसके कंडेंसेशन के थ्रू बनता है। जब इनका कंडेंसेशन होता है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, तब हमें एक कंपाउंड मिलता है जो 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट कहा जाता है, शॉर्टली जीजीपीपी कहा जाता है। अब यही जीजीपीपी आगे जाके जो है बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर कहलाएगा जिबरेलिन के लिए, मतलब ये आगे जाके उस एक्टिव जिबरेलिन को बनाएगा। मैंने आपको इसके पहले समझाया है इनएक्टिव और एक्टिव जीए क्या है, जिबरेलिन क्या है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, मैं ये मान के चलती हूँ। दैट्स वाई हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे। बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर जो भी बनता है ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट, ये आगे जाके जो है जिबरेलिन को बनाता है जो फंक्शनली एक्टिव होते हैं। स्टेजेस देखते हैं। जिबरेलिन बायोसिंथेटिक पाथवे जो है इनका बेसिकली ये एक जगह नहीं बनता है, इनमें जो है 3 स्टेजेस दिखाई देते हैं। ये 3 अलग अलग ऑर्गेनिल के पास बनता है। फर्स्ट ये बिगिन होता है प्लास्टिड में। प्लास्टिड में जो है इनके बायोसिंथेसिस प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। प्लास्टिड के बाद ये जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये कुछ बनाएगा। उसके बाद ये जाएगा साइटोसोल में। मतलब यहाँ पर 3 ऑर्गेनिल के पास ये जो है जिबरेलिन का बायोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्लास्टिड में होगा, प्लास्टिड से जो है स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंटर करता है और उसमें भी कुछ बनाता है, मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद लास्ट में जो फाइनल बायोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है साइटोसोल में। और साइटोसोल में ही हमारा एक्टिव हार्मोन बनता है, जो जिबरेलिन, जो भी एक्टिव जिबरेलिन होते हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि GA1, GA4, GA7 ये सब था। फ्रॉम जेरेनाइल डाइफॉस्फेट, इसको आप डाइफॉस्फेट बोलो, पायरोफॉस्फेट बोलो, ये जो है इसी कंपाउंड से साइटोसोल में एक्टिव GA को बनाया जाता है। फर्स्ट पढ़ते हैं जो प्लास्टिड में बायोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके बारे में। जो कि प्लास्टिड में हो रहा है इसको हम प्लास्टिडियल फेज बोलेंगे। अब ये बिगिन होता है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट से। मैंने आपको समझाया है किस तरीके से ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट आया है। जो आईपीपी है, आईपीपी को जो है क्या किया गया है, कंडेंसेशन किया गया है, और कंडेंसेशन के बाद ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट मिलता है। और ये कहाँ पर होगा, प्लास्टिड में होगा। ये जो जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट है ये एक 20 कार्बन लीनियर मॉलिक्यूल है। अब ये जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट या जीजीपीपी ये कन्वर्ट किया जाता है एंड कोरिन नाम के कंपाउंड में। ये प्लास्टिड में हो रहा है। ये जीजीपीपी को कन्वर्ट किया गया है एंड कोरिन नाम के कंपाउंड में, जहां पर 2 स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं। कैटेलाइजेशन स्टेप है जो 2 एंजाइम के हेल्प से होता है। एक एंजाइम का नाम है एंट कोपेलिल या कोपेलाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज, जिसको जो है शॉर्टली CPS कहा जाता है, और दूसरा होता है एंट कोरिन सिंथेज जिसको KS कहा जाता है।
सो बायोसिंथेसिस प्रोसेस जो है बेसिकली इन सभी चीज़ों में ही होता है। एग्जाम्स में आपको इन सभी के बारे में ही पूछा जाता है कि कौन से एंजाइम ने किस स्टेज में, मतलब किस जगह पर, किस ऑर्गेनेल में रह के काम किया है और क्या प्रोडक्ट बनाया है। सो ऐसा भी आपको पूछ सकता है कि प्लास्टिड में बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, या प्लास्टिड में जो है जो बनाया जाता है उसको कौन से एंजाइम ने बनाया है। सो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो इधर हम देखें तो ये जो IPP है जिसका कंडेंसेशन होगा फर्स्ट, वो आया कहाँ से है? वो जो है MEP पाथवे से आया है। अब ये MEP पाथवे का फुल फॉर्म होता है मिथाइल इरिथ्रिटोल 4 फॉस्फेट पाथवे, जिनको हम नॉन मेवालोनेट पाथवे भी बोलते हैं। ये बेसिकली मेन सोर्स होता है IPP के लिए। सो हमें बेसिकली IPP चाहिए होता है, कंडेंसेशन करवाना है इसको, फिर GGPP बनाना है। सो IPP जो है ये MEP पाथवे से आया है। अब ये इस IPP को जो है हम GGPP में कन्वर्ट करेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है जेरेनाइल जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है GGP कहलाएगा। सो GGPP को बनाएगा IPP, और IPP आया है MEP पाथवे से। ये GGPP कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, या इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, स्ट्रक्चर इनका सेम है। अब जो ये GGPP है इसको कन्वर्ट किया गया है एंड कोपेलिल डाइफॉस्फेट में, और इसको किसने किया है? ये एंजाइम CPS, जिसका नाम है एंड कोपेलिल डाइफॉस्फेट सिंथेज। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को, एंड कोपेलिल डाइफॉस्फेट को, KS एंड कोरिन सिंथेज ने फाइनली एंड कोरिन में कन्वर्ट किया है, और ये प्लास्टिडियल फेज का फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब ये एंड कोरिन जाएगा ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फेज देखने से पहले जो है हम इनहिबिटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो प्लास्टिडियल फेज में रुकावट डालते हैं। जैसे कि GA बायोसिंथेसिस के प्लास्टिडियल फेज में इनहिबिटर्स AMO 1618, ये क्या है? ये कैटायोनिक, जिसको ओनियम कहा जाता है, ये इनहिबिटर होता है जो एक्ट करता है स्पेशली नॉन एंड कोरिन सिंथेसिस में। ये जो एंड कोरिन बनाया गया है इसी चीज को ये रोकता है। ये AMO 1618 एंड कोरिन को बनने नहीं देता है। दूसरा है फॉस्मिडोमाइसिन। फॉस्मिडोमाइसिन जो है ये ब्लॉक करता है 1-डिऑक्सी डी ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट पाथवे को, जिसको हम MEP पाथवे भी बोलते हैं, जो मैंने अभी दिखाया आपको, जहां से हमें IPP मिलता है। सो विच प्रोवाइड्स द प्रिकर्सर्स फॉर प्लास्टिड लोकलाइज्ड टर्पिनोइड बायोसिंथेसिस इंक्लूडिंग GA। सो जहां से हमें IPP मिलेगा उसी चीज को ये रोक देता है, तो IPP नहीं तो बाकी का प्रोसेस भी नहीं। अगेन एक और इनहिबिटर है फॉस्फोनियम कंपाउंड्स। ये सिमिलर होता है इसके AMO 1618 ओनियम के, जो इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ GGPP टू एंड कोरिन। एंड कोरिन के कन्वर्जन में रुकावट डालता है। नेक्स्ट है मिपिक्वेट क्लोराइड, जिसको MC कहा गया है। ये अनदर क्वाटरनरी ओनियम कंपाउंड है। इट एक्ट्स सिमिलरली टू क्लोरमिक्वेट बाय ब्लॉकिंग अर्ली स्टेप इंक्लूडिंग द साइक्लाइजेशन प्रोसेस विद इन द प्लास्टिड। नेक्स्ट है क्लोरमिक्वेट क्लोराइड CCC, often referred to as साइसोसिल। इट इज अ क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड, जिसको ओनियम ही कहा गया है। ये भी एक्ट करता है अर्ली इन द बायोसिंथेटिक पाथवे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एंडकोरिन। ये सभी चीजें जो है एंडकोरिन को बनने नहीं देंगे इन केस ऑफ प्लास्टिडियल फेज। सो मैंने आपको इसीलिए समझाया है इनहिबिटर के बारे में, क्योंकि इनहिबिटर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लास्टिडियल फेज के इनहिबिटर कौन से हैं, वो क्या करते हैं, वो सब पूछा जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है ER। अब हमें एंडकोरिन मिल चुका है प्लास्टिड के पास। अब हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उस एंड कोरिन को लेके जाना है और बाकी का आगे का जो है प्रोसेस करवाना है, जिससे कि एक्टिव GA बन पाए। सो क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है GA12 का। अब GA12 बनेगा ER में, कैसे बनेगा मैं दिखाऊंगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा। सो एंड कोरिन बन चुका था। एंड कोरिन जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लास्टिड से ER में, जहां पर ऑक्सीडाइज होता है GA12। ये फर्स्ट GA होता है। GA12 इज द फर्स्ट GA जो ER में बनता है। सो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा GA कौन से ऑर्गेनेल में फर्स्ट बनता है, ऐसा भी पूछ सकता है। या ER में बनने वाला फर्स्ट GA कौन सा है, सो GA12 है। सो GA12 जो है फर्स्ट जिबरेलिन होता है इन द बायोसिंथेटिक पाथवे इन ऑल प्लांट्स। GA12 इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल अदर जिबरेलिन एनकोडेड बाय द KO और KAO जीन। ये दो जीन है, इनका फुल फॉर्म है एंड कोरिन ऑक्सीडेज KO का, और KAO का जो है फुल फॉर्म है कोरिन एसिड ऑक्सीडेज। ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे और ये GA12 आगे जाके फंक्शनल GA में कन्वर्ट होगा। सो सिक्वेंशियल प्रोसेस जो है टू प्रोड्यूस GA12, हमें सिक्वेंशियली ये जो है GA12 का ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद हमें
जो है एक्टिव जीए मिलते हैं। जैसे कि एंड कोरिन था, एंड कोरिन को केओ एंड कोरिन ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम ने एंड कोरिनोल में कन्वर्ट किया है। अब ये एंड कोरिनल अगेन एंड कोरिन ऑक्सीडेज के हेल्प से एंड कोरिनेल में कन्वर्ट हुआ है। अब ये फिर से एंड कोरिन ऑक्सीडेज के ही हेल्प से फिर से क्या बनाएगा, एंड कोरिनोइक एसिड बनाएगा और फाइनली इस एसिड को कन्वर्ट करता है ये KAO, जिसका नाम है कोरिन एसिड ऑक्सीडेज, और ये कन्वर्ट करता है एंड 7A हाइड्रोक्सी कोरिनोइक एसिड। अभी तक जीए बना नहीं है, ये सब एंड कोरिन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद फाइनली बना है एंड 7A हाइड्रोक्सी कोरिनोइक एसिड। अब बनेगा GA12 एंड 7A हाइड्रोक्सी कोरिनोइक एसिड जो है KAO के हेल्प से बनता है GA12 एल्डिहाइड। सो GA12 बन चुका है इन केस ऑफ जो है ER में। सो ER में हमें GA12 इस तरीके से मिलता है। ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीडेशन के थ्रू सीक्वेंशियली हमें GA12 मिलता है। अब क्या होगा, द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कार्बन 13 ऑफ GA12 गिव्स GA53। अब जो ये GA12 बना है उसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा कहाँ पर, कार्बन 13 में। उसके बाद GA12 कन्वर्ट हो जाता है GA53। सो इसमें भी कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि इनहिबिटर होंगे पेक्टोब्यूट्राजोल जिसको PBZ कहा गया है। ये वाइडली यूज्ड ट्राइएजोल कंपाउंड है जो इनहिबिट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ एंड कोरिन। ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देगा एंड कोरिन को, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो GA12 भी नहीं बनेगा। ये सभी ER के इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि यूनिकोनाजोल P, एनसाइमिडोल, इनेबेनफाइड, AMO 1618, ये सब। अब क्या हुआ कि यहाँ तक ER में GA12 बन चुका है। अब हमें फाइनल बायोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ करवानी है, साइटोजोल में। सो साइटोजोल में जो है ये कंपाउंड आएगा, भेजा जाएगा। अब देखिए ये जो हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है GA12 का और GA53 मिला है हमें, ऐसा नहीं है कि GA53 का हाइड्रोक्सिलेशन के बाद ही जो है फंक्शनल GA मिलेगा। दो तरीके से GA जो है फंक्शनल GA मिल सकता है। एक तो ये GA12 डायरेक्टली साइटोजोल में एंटर कर सकता है, नहीं तो इसको हाइड्रोक्सिलेशन करवा के GA53 में कन्वर्ट करवाना है, फिर जाके ये साइटोजोल में मतलब जा पाएगा। सो दोनों प्रोसेस से एक्टिव GA बन सकते हैं। सो इन साइटोजोल GA12 और GA53 ईच ऑफ विच हैज 20 कार्बन एटम, ये दोनों के पास 20 कार्बन एटम है। हमें जो है हमने पहले ही पढ़ा है 20 कार्बन एटम जिसके भी पास होगा, जो भी GA के पास, वो प्रिकर्सर कहलाता है, मतलब एक्टिव GA को वही बनाएगा। सो ये दोनों 20 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। इस कन्वर्टेड टू अदर जिबरेलिन जो एक्टिव फॉर्म में जिसको कन्वर्ट करवाया जाएगा इनके हेल्प से, अदर एक्टिव GA को बनाया जाएगा। सो हियर GA12 इज ऑक्सीडाइज इन द साइटोजोल। अब GA12 का ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, साइटोजोल में। यूजुअली GA20 ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें हेल्प करते हैं। अब दो एंजाइम है, एक GA20 ऑक्सीडेज एंजाइम है और ये जो है एक GA3 ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये जो है एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं एक्टिव जिबरेलिन को, जैसे कि GA1, GA4, ये सब जो GA के पास 19 कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। So here these two enzyme during oxidation step including removal of carbon 20 as carbon dioxide. So ये एंजाइम क्या करेंगे, बेसिकली उस कार्बन 20 कंपाउंड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके एक कार्बन को घटा देंगे जिससे कि 19 कार्बन बन जाएगा। सो ऐसा होता है। देखिए ER में क्या हुआ था, GA12 7 एल्डिहाइड बना था, वो जो है GA12 ऑक्सीडेज हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू, जहां पर कहाँ हुआ था, C13 में हुआ था। हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू ये जो है GA53 बनाता है। मैंने आपको कहा था ER से GA53 भी साइटोजोल में एंटर कर सकता है, नहीं तो GA12 डायरेक्टली एंटर कर सकता है। तो इसको अगर GA53 के फॉर्म में कन्वर्ट होके साइटोजोल में जाना है तो इसको हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू जो है कार्बन 13 में हाइड्रोक्सिलेशन करवाना होगा। सो यहाँ पर कार्बन 13 में हाइड्रोक्सिलेशन कौन करवाएगा, GA12 ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम, और यही आगे जाके GA53 को बनाएगा और ये GA53 साइटोजोल में एंटर कर सकता है। नहीं तो ये डायरेक्ट GA12 जो है इस तरीके से साइटोजोल में एंटर कर सकता है। सो 1 फॉर्म में भी ये जा सकता है GA12 के फॉर्म में, और 2 फॉर्म में भी GA53 के फॉर्म में भी जा सकता है। फाइनल यहाँ पर क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम देखें कि अगर डायरेक्टली GA12 आ चुका है साइटोजोल में तो किस तरीके से प्रोसेस करवाएगा। अगर GA12 डायरेक्टली साइटोजोल में आया है सो इसमें क्या होता है, नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे चलती है। नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे में क्या होता है कि ये GA12 GA20 ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम से GA9 बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से एंजाइम ने क्या बनाया है। सो कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। GA12 अगर डायरेक्ट साइटोजोल में आया है तो उसमें नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे चलता है, जहां पर GA20 ऑक्सीडेज आएगा और इस GA12 को पकड़ के क्या करेगा, GA9 में कन्वर्ट करेगा। GA12 से GA9 में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये GA9 से फिर से
GA4 में कन्वर्ट करवाया जाएगा। कौन एंजाइम करवाएगा इसको? GA3 ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम जो है करवाएगा। सो पहले GA12 से GA9 बना GA20 ऑक्सीडेज के हेल्प से, अगेन GA9 से GA4 बना GA3 ऑक्सीडेज के हेल्प से। हमें क्या मिलता है? GA4। अब क्या आपको ये पता है कि GA4 एक्टिव होता है या इनएक्टिव? ये जो है एक्टिव होता है। ये हमारा एक्टिव GA मिल चुका है, ये 2 ऑक्सीडेशन के थ्रू हुआ है। GA20 ऑक्सीडेज ने इसको ऑक्सीडाइज करके GA9 में कन्वर्ट किया है, और GA9 जो कि इनएक्टिव है, अगेन उसको एक्टिव करना होगा। सो GA3 ऑक्सीडेज आके इसको जो है GA4 में एक्टिव GA में कन्वर्ट करता है। फिर से इसको जो है इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो GA34 होता है। सो यहाँ पर ये था कि अगर GA12 डायरेक्टली आएगा, अगर GA12 डायरेक्टली ना आके इनका हाइड्रोक्सिलेशन हो C13 में, तो ये GA53 बनाएगा। अब GA53 अगर आता है साइटोजोल में, फिर उसके पास नॉन हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे नहीं चल के हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे चलता है, 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे चलता है। सो इसमें क्या होगा कि GA53 जो है 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे से होके क्या बनाता है? GA20 बनाता है। GA20 GA3 ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम से जो है GA1 बनाता है। GA1 अगेन क्या है? एक्टिव GA है। अब एक्टिव GA को इनएक्टिव GA में कन्वर्ट करता है GA2 ऑक्सीडेज, जो बनाएगा GA8। सब अगर दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो अगेन आप अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि हमें बनाना है एक्टिव GA, और इनएक्टिव पहले बनता है, GA12 की पहले बना है, हमें एक्टिव GA में कन्वर्ट करना है। सो अगर ये डायरेक्टली आता है GA12 के फॉर्म में, तो उसको लास्ट में GA4 बनवाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि GA4 ही बनेगा, एक्टिव GA बनेगा। मतलब कि GA एक्टिव GA बन चुका है, इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। सो इस टाइप के 2 एंजाइम हेल्प करते हैं। अगेन अगर ये GA53 के फॉर्म में आता है, तो उसमें पाथवे चलता है 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे। सो 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे में जो है पहले हमारा GA20 में कन्वर्ट होता है, अगेन GA20 से GA1 जो कि एक्टिव GA है वो होता है, अगेन इनएक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि GA8 में। सो ये होता है। अगर फर्स्ट से पूरा समरी देखें तो क्या है, ये MVA नहीं MEP होगा। बेसिकली MVA पाथवे भी होता है, बट मेनली MEP से हमें IPP मिलता है। ठीक है। सो कहीं कहीं अगर MVA भी लिखा है तो गलत नहीं होगा, बट MEP जो है मेन सोर्स होता है IPP का। सो IPP हमें मिल चुका है MEP पाथवे से, या MVA पाथवे बोलो, वहां से IPP का कंडेंसेशन होगा, देन GGPP मिलता है। GGPP CPS नाम के एंजाइम से एन कोपेलिल डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब ये CPS जो है जो कि एन कोपेलिल डाइफॉस्फेट या पायरोफॉस्फेट बोलो वो बनाएगा। उसके बाद KS नाम के एंजाइम जो है उनको एंड कोरिन में कन्वर्ट करेंगे, और एंड कोरिन फाइनल प्रोडक्ट होता है प्लास्टिड का। अब ये निकलेगा, ये जाएगा ER के पास। ER में जो कि जो है एंड कोरिन का ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर K और KO मिलके GA12 बनाएंगे। GA12 जो है GA12 में कन्वर्ट होके साइटोजोल में आएगा। हाँ, तो ये GA12 के फॉर्म में आएगा, नहीं तो ये GA53 के फॉर्म में आएगा। अगर GA12 के फॉर्म में आता है तो GA9 बनता है, GA9 से GA4 बनता है, GA4 से GA34 बनता है। कौन से एंजाइम हेल्प करेंगे मैंने आपको समझाया है। बट GA12 के फॉर्म में अगर साइटोजोल में बाहर निकलता है ये, तो 13 नॉन हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे चलता है। और GA53 के फॉर्म में अगर निकलता है तो GA20 बनाएगा, GA1 बनाएगा, फिर GA8 बनाएगा। ये दोनों इन केस ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे, और हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे में जो एक्टिव GA होते हैं GA4 और GA1 होते हैं। अगेन इनको कन्वर्ट किया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे कि GA53 वाले में जो है GA8 बनता है, और GA20 वाले में GA34 बनता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा सभी चीज़ों के बारे में, एंजाइम के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।